आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विथ अर्जुन सर में। चैनल है मैथ का, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स। तो हम लोगों का आज का चैप्टर होगा विद्युत धारा। समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आया हूं। यह चैप्टर सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वह एग्जाम आपका NTPC CB2 का हो या रेलवे ग्रुप डी का हो। कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ लड़के यदि वे 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेंगे ही इस वीडियो को, और इस वीडियो को हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जितना 12th में इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही 10th में और उतना ही जनरल कंपटीशन के लिए चैप्टर अपना इंपॉर्टेंस बनाए हुए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा को। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, अर्थात जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र बनता है। लेकिन यही आवेश आपका मोशन में आ जाए, गति करने लगे, मोशन में आ जाए अर्थात गति करने लगे, तब जब गति करने लगेगा आवेश, तो आवेश के गति करने से विद्युतीय क्षेत्र भी पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। यानी कि दोनों के दोनों क्षेत्र बनते हैं, विद्युतीय क्षेत्र भी बनते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो रेस्ट के कारण विद्युतीय क्षेत्र बनता है, और जब चार्ज मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है, तो गति में आने के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं। लेकिन यदि यह एक समान गति में रहेगा तब, लेकिन परिवर्तित त्वरण के साथ रहेगा, त्वरित रहेगा, यदि यह चार्ज में त्वरण आ जाए और वह त्वरण परिवर्तित रहे, तब वैसी अवस्था में हम लोग देखेंगे कि वह विद्युतीय क्षेत्र भी बना देता है, विद्युतीय क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना लेता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति हो जाती है वहां पर। तो हमने तीन चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं। जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जब चार्ज आपका एक समान गति में रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। लेकिन जब चार्ज त्वरित गति करे और वह त्वरण परिवर्तित हो उसका, तो विद्युतीय क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और वहां पर एक तरंग की उत्पत्ति हो जाती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न बन रहे हैं वो इधर से जरूर बनता है। पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि चार्ज रेस्ट में तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों की संभावना बनी हुई है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा को। विद्युत धारा का मतलब क्या है कि चार्ज अब स्थिर नहीं रहेगा, चार्ज अब मोशन में रहेगा, और जब चार्ज मोशन में तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार से नदी में पानी का बहाव होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी चालक के अंदर जब उसे हम विद्युतीय स्रोत से जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होने लगता है, और जब आवेश का प्रवाह होता है वही आवेश का प्रवाह हम लोगों को कहलाता है विद्युत धारा। तो हम लोग ध्यान से सीखेंगे कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो देखेंगे हम लोग विद्युत धारा क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास एक चालक है, यह एक चालक है,
इस चालक का नाम हमने दे दिया AB, और इस कंडक्टर को, इस चालक को हमने किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया, अर्थात एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसका यह वाला लंबा वाला लाइन हाई पोटेंशियल है और यह इसका छोटा वाला जो है वह लो पोटेंशियल है। तो जैसे ही आप चालक को किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ देंगे तो इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में मोशन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन में मोशन के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन में मोशन का मतलब आवेश में मोशन आ जाएगा, आवेश अब चलने लगेंगे। तो जब आवेश में मोशन आएगा तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, अर्थात अब इससे धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया है, धारा इससे जाएगी फिर लौट के चली आएगी। तो इस प्रकार से हम बोले कि यहाँ चालक को जब किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिए तब धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो गया। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम एक इस प्रकार का एक यंत्र बनाए हैं जिसमें इसे हम किसी मोटर से जोड़ दिए और हम चाह रहे कि इसको खूब घुमाएं, और यह बेल्ट है। इस बेल्ट के ऊपर हम कुछ बालू के कण को गिरा रहे हैं और यह चल रहा है बेल्ट। जब यह चलेगा तो बालू का कण इधर से होते होते आएगा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। बालू के कण जब मोटर चल रहे हैं तो बेल्ट चलेगा, और बेल्ट चलेगा तो बालू के कण यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं मोटर चलाना बंद कर दूं तो ये बेल्ट चलेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। क्या मैं इस बेल्ट को तोड़ दूं तो क्या यहाँ बालू के कण आ सकेंगे? आपका जवाब होगा नहीं सर, बेल्ट ही टूट गया तो कैसे बालू के कण यहाँ पर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होने के लिए इस बैटरी का होना जरूरी है। जब बैटरी ना होगा, सेल ना होगा तो धारा का प्रवाह भी ना होगा। बात समझिएगा। और यदि बैटरी है तो इस परिपथ को बंद होना भी जरूरी है, इस सर्किट को बंद होना जरूरी है। यदि सर्किट यहां से टूट जाए तो जब सर्किट टूट जाएगा फिर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब जब धारा आपको चाहिए तो सर्किट बंद होना चाहिए, साथ ही साथ किसी न किसी विद्युतीय स्रोत का होना जरूरी है। और जब विद्युतीय स्रोत से जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो जब यहां से चार्ज चलेगा, आवेश चलेगा इस परिपथ में, तो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए चलता है, समय के लिए चलता है। और जब हम देखेंगे कि विद्युत धारा 30 सेकेंड में यदि Q कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर सूत्र होता है Q/T। तो हम लोग बोलते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको लिख दे कि किसे कहते हैं विद्युत धारा, तो आप बोलिएगा सर हम समझ गए, किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह बात आप लोग समझ चुके हैं। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है, तो फॉर्मूला हो गया I बराबर Q/T। और आप जानते हैं क्वांटाइजेशन का सिद्धांत क्या है। क्वांटाइजेशन के सिद्धांत से आप जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। तो इस Q के जगह पर हम लोग लिख दे NE, तो सूत्र हो गया NE/T। तो I बराबर Q/T बोल दीजिए या I बराबर NE/T बोलिए, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला सही हैं। लेकिन कब? जब आवेश समान रूप से प्रवाहित हो रहा हो तब। आवेश समान रूप से प्रवाहित हो। जब आवेश समान रूप से प्रवाहित हो तो I बराबर Q/T या NE/T। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात समझते हैं।
लेकिन जब चार्ज समान रूप से प्रवाहित ना हो, टाइम टू टाइम आवेश के प्रवाह चेंज हो, तो जब टाइम टू टाइम आवेश का प्रवाह चेंज होगा, यानी असमान आवेश के लिए यदि हम बात करेंगे, असमान आवेश के लिए यदि हम बात करें तो सूत्र होगा I बराबर dq बट्टा dt, अर्थात डिफरेंशिएट कर देंगे आवेश को टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम लोगों को वहां भी विद्युत धारा प्राप्त होगा I बराबर q/t। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं आगे चलता हूं कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी देखा कि आवेश क्या है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक समझे। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? I से। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। विद्युत धारा की दिशा समझेंगे। पहले विद्युत धारा की दिशा समझिएगा। मैंने कहा AB एक चालक है और इस चालक को हमने किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया है। जब किसी चालक को आप विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिए हैं तो धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया है तो धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा। तो किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह उच्च विभव हाई पोटेंशियल से स्टार्ट होता है और लो पोटेंशियल तक जाता है। उच्च विभव से आवेश का जो प्रवाह है वह आवेश का प्रवाह, ध्यान दीजिएगा, आवेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। या दूसरे शब्दों में हम बोले कि आवेश का जो प्रवाह है वह आवेश का प्रवाह धन ध्रुव से, बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। लेकिन थोड़ा सा और समझिएगा, लेकिन होता क्या है कि जब बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर धारा का प्रवाह होता है तो ऐसा माना जाता है, अपने सिलेबस को आसान बनाने के लिए, कि धारा का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा धारा के चलने के दिशा के विपरीत होता है। अर्थात धारा चलेगा इस दिशा से तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इस दिशा से। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। धारा चलेगा इस दिशा से तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इस दिशा से। मतलब मैंने कहा धारा का बताओ दिशा, तो आप बोलिएगा धारा चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, लेकिन और धारा चलता है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक के अंदर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक के अंदर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इससे ही हम लोग परंपरागत धारा के नाम से जानते हैं, कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। तो हम बताएं आप लोगों को कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो पहला नंबर पॉइंट हम लोगों ने देखा कि धारा जो आपका है, धारा की दिशा, धारा की दिशा कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अथवा दूसरा बात बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। अथवा ऐसा बोल सकते हैं कि धारा की जो दिशा है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। बात समझ रहे हैं? इसे ही परंपरागत धारा कहते हैं। परंपरागत धारा कहते हैं। इतना बात समझ में आया क्या? चलिए, अब इतना बात समझ में आया है तो हम लोग और आगे समझने का प्रयास करते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमने क्या बोला कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है या धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। हमने ऐसा बताया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा सदिश राशि है कि विद्युत धारा अदिश राशि है? इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप बोलेंगे क्या कि सर सदिश राशि तो मैं उसे कहता हूं जिसके अंदर परिमाण हो, जिसके अंदर दिशा हो। परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। अदिश किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल परिमाण हो लेकिन उसके अंदर दिशा न हो, डायरेक्शन न हो, उसे अदिश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है जी? अदिश राशि है। अब आप बोलिएगा सर विद्युत धारा अदिश राशि कैसे है? विद्युत धारा में तो परिमाण भी होता है, जैसे 5 एम्पियर 6 एम्पियर, ये तो मैग्नीट्यूड है ना सर। और डायरेक्शन भी आप बता रहे हैं कि यह धन से ऋण की ओर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तब इसके अंदर तो ये दोनों कंडीशन सदिश का फुलफिल कर रहा है। इसलिए विद्युत धारा को सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन यह अदिश राशि कैसे है? आइए इस पॉइंट को समझते हैं कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसके बावजूद भी वह एक अदिश राशि है। क्योंकि हम लोगों ने सदिश का डिफिनेशन ही कुछ गलत पढ़ा है। सदिश कहते किसको है? इस बात को समझिएगा, जिसमें परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वह त्रिभुज के सदिश योग नियम का, त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता हो, उसे हम लोग सदिश कहते हैं। और यहीं पे विद्युत धारा फेल कर जाता है। विद्युत धारा त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन ही नहीं करता, जिसके कारण विद्युत धारा जो है वह अदिश कहलाता है, सदिश नहीं कहलाता। और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक नया सा टर्म बनकर आता है और उसे टेंसर कहते हैं। तो यदि ऑप्शन में आपका टेंसर है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए टेंसर टिक कीजिएगा, और यदि टेंसर ना है तो आप उसके लिए स्केलर यूज कीजिएगा, वेक्टर कभी भी यूज ना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब इस बात का थोड़ा सा प्रमाण देखते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बाद भी अदिश क्यों है। मैंने एक वायर लिया और एक दूसरा वायर लिया, ये दो वायर को हमने एक जंक्शन पे जोड़ दिया और यहां से एक तीसरा तार है। इससे धारा का मान 3 एम्पियर है और इससे धारा का मान 4 एम्पियर है, और इसे मैंने 90 डिग्री के एंगल पे वायर को जोड़ दिया है। और जब मैं इसका रिजल्टेंट इस वायर के अंदर देखना प्रारंभ किया तो 90 डिग्री के एंगल पे है। यदि यह त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट जो होते हैं रूट अंडर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, अर्थात 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। अर्थात इस वायर से 5 एम्पियर की धारा जानी चाहिए थी,
लेकिन जब देखा गया तो इस वायर से 5 एम्पियर की धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, इस वायर से 3 और 4 7 एम्पियर की धारा का प्रवाह हो रहा था। तो ये 3 और 4 7 एम्पियर जुड़ना यह सदिश योग नहीं, यह अदिश योग का उदाहरण है। अब कह सकते हैं हम कि अच्छा, विद्युत धारा में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, इसके बावजूद भी यह अदिश राशि है, क्योंकि त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। अब पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिएगा, मैंने क्या बताया कि किसी चालक, मान लिया जाए चालक, और उस चालक को किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ देंगे V वोल्ट की बैटरी से, तो इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसे नापे, इसका माप ले, तो धारा मापने के लिए एक यंत्र लाते हैं हम लोग, और उस यंत्र का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर, या इसी को हम लोग आमीटर के नाम से भी जानते हैं, एमीटर या आमीटर। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम है एमीटर या आमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछे विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो आप बोलिएगा कि विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। इस एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, अल्प होता है। इसलिए अल्प होता है कि यदि प्रतिरोध इसमें ज्यादा होगा तो धारा का पूरा मान ही ज्ञात नहीं होगा, और जब धारा का पूरा मान ज्ञात नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है। इसलिए एमीटर बनाते समय इसका प्रतिरोध बहुत अल्प रखा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है और इसे परिपथ के साथ हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में कंडक्ट करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एमीटर को। तो आपने अभी क्या सीखा कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर है, और इसका प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, और इसे हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध अल्प होता है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बहुत अच्छा, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे तो हम लोगों ने अभी पढ़ रहा था विद्युत धारा को। अब कुछ ऐसे भी आमीटर होते हैं जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध एकदम नहीं होता है। तो जिस एमीटर का प्रतिरोध शून्य हो उसे आदर्श एमीटर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इतना बात हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे इसके पढ़ेंगे और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों 24 मिनट हो गया। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग आंकिक प्रश्न।
ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इस बात को थोड़ा देखा जाए। हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि I बराबर होता है Q बाई टी या I बराबर NE बाई टी। इन दोनों पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जब आवेश समान प्रवाहित हो रहा हो, समान आवेश प्रवाहित हो रहा हो तब। लेकिन जब असमान आवेश प्रवाहित हो तो I बराबर होता है dQ अपॉन dt, dQ बाई dt होता है। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब फिर से न्यूमेरिकल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, किसी चालक से 5 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो प्रवाहित हो रही है तो आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें। तो किसी चालक से कितने एम्पियर की धारा जा रही है? 5 एम्पियर की। तो I का मान प्रश्न में दिया हुआ है 5 एम्पियर। कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है? 2 सेकंड तक। तो जब 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो T का मान दे दिया 2 सेकंड। आपसे निकालने को क्या पूछ रहा है? आवेश। Q बराबर पार्ट। ध्यान दें, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। Q के जगह पर मान कितना रखेंगे तो यही निकालना है। I के जगह पर कितना रखेंगे? 5 बराबर Q निकालना है और T के जगह पर 2, तो हो गया Q बराबर 5 दूना 10 और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, यानी कि 10 कूलम्ब। मेरी बात आप लोग को समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग सेकंड प्रश्न को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रश्न, किसी चालक में 5 कूलम्ब आवेश का प्रवाह 2 सेकंड तक हो तो धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, धारा का मान आप लोगों को बताना है कि धारा का मान क्या होगा। दिया हुआ क्या है इस बात को लिखिए। तो प्रश्न के अंदर आवेश Q का मान दिया हुआ है 5 कूलम्ब, समय दे दिया 2 सेकंड, T बराबर 2 सेकंड। तो निकालना क्या है? I, और I निकालने के लिए हम लोग चलेंगे Q बाई टी। तो I का मान निकालना है, Q का मान है 5 और T का मान 2। 5 में 2 से भाग देंगे, 2.5 एम्पियर। बहुत अच्छा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं और उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। बताएंगे विद्युत धारा किसका दर है? किसके प्रवाह का दर है? किसके प्रवाह का दर है? फर्स्ट ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का, ऑप्शन बी प्रोटॉन के प्रवाह का, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का, प्रोटॉन के प्रवाह का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अधिकतर लोग बता रहा होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का। नहीं, हमने बोला आवेश के प्रवाह का दर होता है, तो आवेश में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आते हैं, तो आंसर होगा हमारा दोनों। दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे धारा का प्रवाह परिपथ में, धारा का प्रवाह परिपथ में होता है
ऑप्शन ए धन से ऋण की ओर, ऑप्शन बी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। जल्दी बताइए। और जो लोग वीडियो अंत तक देखेंगे वो वाकई बता सकते हैं। धारा का प्रवाह परिपथ में होता है धन से ऋण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, सभी कथन सत्य है। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा, सभी का सभी सत्य है। चलिए अब तीसरा बताएंगे। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है ए उच्च, बी निम्न, सी कभी उच्च कभी निम्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। एमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? धारा। एमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इसे किस क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करते रहेंगे। इसके साथ अब लेते हैं हम अलविदा। जय हिंद, जय भारत।